हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे दादू की तहसील महड़ के गोट फैज़ मोहम्मद चांडियों में लगने वाली उस आग की, जिसमें 9 बच्चे जाँ बहक हुए हैं और 20 के करीब जो अफराद हैं वो झुलस के हस्पताल में पड़े हुए हैं। 50 घर मुकम्मल तौर पर जल गए हैं और 150 मवेशी भी इस आग की वजह से हलाक हुए हैं। कल भी हमने इस पर तफसील से बात की थी। आज जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं उसके मुताबिक किसी भी करीबी इलाके से जो तहसील हेड क्वार्टर है महड़, वहाँ की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी वो ख़राब थी, खैरपुर की गाड़ी भी ख़राब थी। दादू से कांटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, बहरहाल वहाँ से जो गाड़ी आई वो पहुँची नहीं। ये आग 11 घंटे तक चली और उस वक्त तक ना कोई एम्बुलेंस पहुंची और ना कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। करीबी शहर लाड़काना जो गढ़ है पीपल्स पार्टी का, वहाँ से भी कहा जा रहा है कि बुलाई गई थी एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी, वो भी नहीं पहुंची। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वहाँ दौरा किया और उन्होंने जो जाबा का अफराद हैं उनके लिए कंपनसेशन का ऐलान किया। मगर इस सारी सूरत हाल में जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर सामने आया है, मतलब फेलियर आप उसे कहते हैं। जब ये हुआ था ना तो मेरे जहन में आई मरी का हादसा, ठीक है, वो बर्फ ये आग, सही है। मरी के हादसे के बारे में आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम फेल हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, ऑर्डर नहीं किया। यहाँ पर सिस्टम का फेलियर नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, निज़ाम ही नहीं है। ये वो सिंध है जिसमें आज तक रेस्क्यू 1122 नहीं है सर। ये वही सिंध है जिसके शहर कराची, जिसके दारुल हुकूमत कराची में जब रोज़ाना दर्जनों लाशें मिल रही थी, कौन सी एम्बुलेंसेज में वो जाती थी सर? ईदी और वो भी बेचारे जाके गोलियों के दरमियान जाकर के उन लाशों को उठाते थे। कहाँ क्या फेलियर हुआ और क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया सिस्टम ने, जो कि जैसे ज़रार ने कहा शायद सिस्टम था ही नहीं। हमारे साथ हैं सहाफ़ी दादू से, उनसे हम बात करेंगे। आज़ाद बलोच नाम है इनका। आज़ाद, आपने जब कल हमारा शो हुआ उसमें मैं आपकी ट्वीट देख रहा था, आपने कहा कि रात के 12 बजे आप समेत कुछ सहाफ़ियों ने जो डिप्टी कमिश्नर है उनको ये मैसेजेस भिजवाए, कॉल्स की कि जनाब यहाँ पर 2 बच्चे जो हैं जाँ बहक हो चुके हैं और मज़ीद का ख़तरा है। वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। उसके बाद 5 बच्चे और मरे और इवेंचुअली 9 बच्चों की हलाकत हुई। एक शख्स इमामुद्दीन चांडी, उनके 4 बच्चे जो हैं जाँ बहक हुए। तो आपने तो इस सारे सूरत-हाल को गौर से देखा, तो कहाँ से आपने किस किस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्या हुआ, क्यों कोई वहाँ नहीं पहुँचा? जी आज़ाद। शुक्रिया सर। देखिए, जैसे आपने दुरुस्त कहा, यही कल से हमारी बात है। कल उस रात जिस दिन वाक़या हुआ था, उस रात हमने तकरीबन 12 बजे के बाद ही डिप्टी कमिश्नर साहब से उनको व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए। उनको 2 बच्चों की सड़ी हुई लाशें व्हाट्सएप की, वो मैसेज देखते रहे, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। हम रेस्क्यू के हवाले से उनसे सवाल करते रहे मगर उन्होंने कोई हमें रिस्पांस नहीं किया। मुझ समेत दादू के दीगर सहाफ़ियों ने भी उनसे रब्ता किया रेस्क्यू के हवाले से या इस सारी सूरत हाल पर बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कोई रिस्पांस किसी सहाफ़ी को नहीं दिया। ताहम उसके बाद जो है हमने वहाँ के मकामी असिस्टेंट कमिश्नर हैं लाखेर साहब, उनको फ़ोन किए, उनको कहा कि सर ये इस आतिशबाज़ी का जो वाक़या हुआ है इसमें अब तक 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेहर की जो गाड़ी है वो इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है, वो आसपास के देहात में आग लगी है, एक गाड़ी है हमारे पास। तो वो कह रहे थे, यही कह रहे थे। बाकी ज़राए ने हमें फिर बताया कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उस वक्त वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, सिर्फ अपने फ़ोन पर सहाफ़ियों को बता रहे थे कि हम स्पॉट पर हैं, देख रहे हैं। सारी रात ये मामला चलता रहा। बिलाखिर रात 3 बजे ये 5 बच्चों की तादाद हो गई। उसके बाद जो है इंतज़ामिया बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। सुबह जब सुबह तक आग रही, सुबह जो है उन बच्चों की तादाद 9 हो गई, क्योंकि पूरी रात जो है वहाँ के बच्चे, बड़े, औरतें, बूढ़े बच्चे सब जो है वो तड़प रहे थे और इंतजामिया को मदद के लिए पुकार रहे थे। अच्छा आज़ाद, ये बताइए, ये तो आपने वहाँ की ग्राउंड की सिचुएशन बता दी और एडमिनिस्ट्रेशन के रवैये के बारे में बता दिया,
ये अभी हम जो बात कर रहे थे कि वहाँ इमदादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या वसाइल हैं या गाड़ियाँ हैं, वो उसका कोई सिस्टम, उसका कोई वजूद है ही नहीं। ये कोई मैं बहुत ज़्यादा मुबालगे वाली बात कर रहा हूँ या ये हकीकत है? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पर ना ऐसा मशीनरी मौजूद है रेस्क्यू के लिए, ना इंतजामिया में सलाहियत मौजूद है। हालांकि अफसरान तो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, मगर उनके अख्तियारात कोई और चला रहा है। क्योंकि दादू की जो चारों तहसील हैं, यहाँ पर 15-18 लाख जो है आबादी वाला ये जिला है। ये पीपुल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता है। जिस तरह लाड़काना पीपुल्स पार्टी का गढ़ है, तो दादू भी उनका गढ़ समझा जाता है, पीपुल्स पार्टी के किले से जाना जाता है। मगर यहाँ पर देखें, सिर्फ ये म्यूनिसिपल कमेटियां जो हैं, वहाँ पर अरबों रुपए की करप्शन होती है सालाना। इनके जो तमाम तरह म्यूनिसिपल कमेटी और टाउन कमेटीज हैं, वहाँ पर यहाँ के जो पीपुल्स पार्टी के मकामी सियासी अफराद हैं, उनका ऐसे समझे कब्जा बरकरार है। वहाँ पर उनकी सारी जो तमाम म्यूनिसिपल कमेटियों की 1 से 3 करोड़ रुपए की माहाना बजट है। हमारे जराये ने यह भी तस्दीक की है कि तमाम म्यूनिसिपल कमेटियों और टाउन कमेटियों में 50% के करीब या उससे ज्यादा जो है वो सफेद पोश मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं, जिन पर करोड़ों रुपए तनख्वाह घर बैठे। अच्छा, आज़ाद मुझे ये बताइए, आप ये भी बता रहे थे कि जो गाड़ी खराब थी या एक गाड़ी जो है उसका पेट्रोल ही नहीं था, तो ये भी सिस्टम फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो उसमें पेट्रोल ही नहीं था। ये सिस्टम क्या होता है? पेट्रोल बढ़वाने के लिए किसी और डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है, क्या होता है? सर, इसका कुछ तरीका मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है, जो मुझे मालूम है, तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड एक बंदे चलाते हैं और उनका फ्यूल जो होता है वो किसी और अफसर के पास होता है। कोई रात के वक्त कोई ऐसा वाकया हो जाता है, वहाँ उसको टाइम पर पेट्रोल नहीं मिल सकता या कोई ऐसी सहूलत उनको नहीं दी जाती या स्टाफ नहीं होता। एक तो हमारे इन म्यूनिसिपल कमेटियों में जो फायर ब्रिगेड का अमला होता है, वो मखसूस कोई 2-4 बंदे होते हैं, हर शहर में 1-2 बंदा होता है, वो भी ट्रेंड नहीं होता इस सूरत-हाल से कंट्रोल करने के। बाकी ये जो देखें, दादू शहर जो है उसकी म्यूनिसिपल कमेटी में 8 म्यूनिसिपल की गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड, तो उसमें से 6 तो खराब है, बाकी 2 हैं, एक भी कबाड़ है। उसके ये जो खराब गाड़ियां हैं उनको खराब तो बताया जाता है, मगर ये सोने की जो ऐसे समझे चिड़िया हैं, ये इंतजामिया के लिए इनके नाम पर करोड़ों रुपए की बिल बनाए जाते हैं। तो देखिए, दादू बड़ा जिला है, उसमें 15-18 लाख अफराद रहते हैं शहरी और देही आबादी में। वहाँ पर इससे पहले भी कई ऐसे आतिशबाजी के वाक़े हुए हैं, मगर इंतजामिया किसी पर, हर वाक़े में यही सूरत हाल होती है। ये तो मीडिया की मेहरबानी है कि इस मामले को आलमी लेवल पर लेकर आया है। अच्छा, आज़ाद आज वजीर आला वहाँ चले गए और कल मैं उनका बयान भी देख रहा था कि इस वक्त मौके पर जो है रेंजर्स भी मौजूद है, रेस्क्यू वाली टीमें भी मौजूद हैं, पीडीएम में भी मौजूद हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं तो प्रेस रिलीज की बात कर रहा हूँ। तमाम टीमें जो कि वाक़े के जब तक लोग मर नहीं गए उसके बाद का मुक्का, हाँ, तो 12 घंटे बाद आई। तो ये रेस्क्यू वाले कहाँ से आए थे? सर देखें, ये जो 12 घंटे नहीं, मैं आपको इसमें बताता चलूं कि 22 घंटे के बाद रेस्क्यू शुरू हुआ है मुतासरा इलाके में। तब तक कोई उनका पुरसा निहाल नहीं था। लोग जले हुए, सड़े हुए चीखो पुकार कर रहे थे। जब 22 घंटे के बाद पहले असिस्टेंट कमिश्नर पहुंचे तो उसको लोगों ने घेर लिया। घेर के पूछ रहे थे कि भाई, आप इस वक्त भी खाली हाथ आए हैं, हमारे 9 बच्चे और बड़े मर चुके हैं, आप फिर भी खाली हाथ आए हैं, हमारे पास पीने को पानी नहीं है। तो इंतजामिया का ये किरदार था वहां पर। उसके बाद वहां के लोगों ने अपने लाश जले हुए रख के एहतजाज किया है, शदीद एहतजाज किया है। उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर पहुंचे हैं, रेस्क्यू के जो टीचर अमलदार पहुंचे हैं वहां पर, ये सूरत हाल थी वहां पर। जख्मियों को कैसे पहुंचाया, किसने पहुंचाया? फिर वो तो सरकारी गाड़ियों में गए या कैसे हुआ हॉस्पिटल में जो पहुंचाया? जी सर, वहां पर मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो एक ही सिस्टम था वहां पर, मकामी पुलिस फरीदाबाद थाने की और मुख्य एहलकार जो है मेहर से, वो जो हमें मालूम हुआ कि एसएसपी दादू ने मेहर से भी पुलिस भेजी कि लोगों को रेस्क्यू करें। सिर्फ वहां पर भी 1-2 पुलिस की मोबाइल थी जो पूरी रात चलती रही। जख्मियों को भी उठाया उन्होंने, और जो आग के लिए थोड़ा ज्यादा जो ला सकते थे वो मोबाइल पर पानी लाते रहे। अच्छा आज़ाद भाई,
ये एक तो मैं ये तो ऐसे आप बता रहे हैं कि वहाँ पर गाड़ी नहीं है, वहाँ पर गाड़ी ख़राब है। एक ये भी सुनने को मिला था कि कुछ एम्बुलेंसेज, अब मुझे नहीं याद कि कहाँ से ये गई थी, अगर आप मुझे बता सकें। इंतज़ामिया का कहना है कि उन्होंने एम्बुलेंसेज रवाना की थी, लेकिन फिर रास्ते में कोई दरख्त गिरे हुए थे रोड पर, और वो रोड को पार नहीं कर सके। मेरा ख्याल है कि शायद आप और आपके कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने उसी रोड पर फिर जाके देखा भी सी, तो आपको क्या मिला? कोई दरख्त थे वहाँ पे गिरे हुए? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर अगर इंतजामिया को भेजनी होती तो पहुंचती ना एम्बुलेंस, तो दिन को पहुंची है वहाँ पर भी देखें पूरी फुटेज में आपको एक एम्बुलेंस मिल रही है जो मेहर अस्पताल की है। बाकी अगर आई भी है, इंतजामिया ने भेजी है, प्रेस रिलीज में तो तमाम कुछ बताया जा रहा है, मगर हकीकत तो मंजर बताते हैं ना वहाँ पर। बिल्कुल बताती है कि यहाँ पर क्या हुआ है, लोगों के साथ क्या। अच्छा, ईदी का जो सिस्टम है वो कितना ऑपरेशनल है उस इलाके में, दादू लाड़काना में? जी सर, ईदी फाउंडेशन वहाँ पर है, ईदी की एम्बुलेंस है। जी सर, ईदी का जो यहाँ पर मैक्सिमम सिस्टम है, इतने उनके पास है, इतना बड़ा यूनिट नहीं है। लड़काना में उनका यूनिट बेहतर है, मगर दादू शहर के हिसाब से उनकी जो कुछ गाड़ियाँ चलती हैं शहर में, मगर उसको भी जब इंतजामिया मेरे ख्याल से तलब करती है वो तब जाते हैं, या उनको कोई ऐसी इतला पहुंचती है या। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद बलोच। वज़ीर आला वहाँ गए और उन्होंने कहा इन घरों को दोबारा बना के देंगे, मतलब कि दोबारा अगर जलेंगे बच्चों को भी दोबारा जिंदा करेंगे। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, बिल्कुल है। अगर मरी को, और मरी में मैंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस का ये, अगर वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी तो ये इससे 10 हाथ आगे, बिल्कुल 10 हाथ आगे। और मैं हैरान हूँ कि जिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने रिएक्ट नहीं किया, हुकूमत उन्हीं को हिदायत दे रही है कि अब आप रिलीफ का काम शुरू। सर जब सब आपके हों, हाँ, तो फिर आपको निज़ाम बदलने की ज़रूरत क्या? यही तो निज़ाम आपको सूट करता है ना। अमीर नाज़िम जोखियों का केस क्या है? आपको वोटर की परवाह नहीं है, आपको सरदारों की परवाह है, क्योंकि वो ही वोटर्स को आपके पास लाते हैं। तो ये मर गए क्या बड़ी बात है? यही है ना, तो सोच तो यही है। वक्फा ले लें, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के तोशा खाने का मामला जो है वो तो कई माह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, मगर जब से नई हुकूमत आई है तो उसकी तफसीलात भी सामने आनी शुरू हुई हैं। मसलन उन्होंने एक घड़ी बहुत कीमती जो है, और हार और कफलिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने बहुत मिनिमम पेमेंट दे करके तोशा खाने से उठाई और मार्केट में बेच दी, जो कि बहुत एक अचंभे की बात थी, क्योंकि इमरान ख़ान बात करते हैं हमेशा हज़रत उमर की, कि उनको जो है एक हजूम में एक शख्स ने गिरबान से पकड़ लिया और कहा कि आपका कुर्ता इतना लंबा क्यों है, तो उन्हें भी वजाहत देनी पड़ गई। ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में जो साबका वज़ीर आज़म हैं नवाज़ शरीफ या जरदारी साहब जब सदर थे, उन्होंने भी हर एक ने इसमें हाथ धोए हैं, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो इसको क्रिमिनलाइज नहीं करता। वो ये कहता है कि आप कुछ हिस्सा दे करके 20% दे करके अब 50 हो गया है, लेकिन वो अब 50 भी वो हुआ है जब खान साहब निकाल चुके थे, वो 20 में हुआ है। वो 20 में हुआ है। अच्छा, ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की हियरिंग भी थी, उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि लोग आते और चले जाते हैं, वज़ीर आज़म हाउस तो वहीं रहना है, जो लोग तहफ़ घर ले गए हैं उनसे भी वापस लेने चाहिए। अब ये ऑब्जर्वेशन है, जाहिर है ये कोई फ़ैसला नहीं है, मगर उन्होंने यही कहा कि तोशा खाने से जो हासिल होने वाले तहफ़ की तफसीलात जो हैं, उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन कमीशन उस सहाफ़ी को दे जो इस तोशा खाने की स्टोरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई माह से परसू कर रहा है। अब उनकी तरफ हम अभी जाते हैं, लेकिन देखें अगेन एक चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है, ये कोई करप्शन स्कैंडल नहीं है। I mean, जिस तरह हम मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई लीगल हैसियत भी बनती है, सारी की सारी अखलाकी हैसियत बनती है कि आप चूंकि बहुत ही मॉरल हाई ग्राउंड से आते हैं हमेशा, लिहाजा मसला ये नहीं कि आपने 20% पे ले लिया, मसला ये है कि 20% पे लेके फिर आपने जो आगे फरोख्त किया, एक और मसला भी है। तो ये पहली दफ़ा एक और मसला भी है, क्योंकि ये केस चलता रहा है। तो पिछले साल अक्टूबर 2021 जब ये कैबिनेट डिवीजन को बुलाया गया और उनको कहा कि जी आप ये क्यों नहीं रिवील कर रहे जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आपने किया है। तो पहले तो वो एक 1993 का 1993 का एक लेटर निकालते हैं कि जी ये क्लासिफाइड है, ये स्टेट सीक्रेट है। दोबारा पूछा गया कि जी आप क्यों नहीं बता रहे यार, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, तोहफे ही है ना आखिरकार। तो कैबिनेट डिवीजन ने कहा कि जी ये ऑर्डर ही गैर कानूनी है, क्योंकि अगर हमने रिवील कर दी कि किसने क्या दिया है तो इससे हमारी जो बैनुल रियासती ताल्लुकात जो हैं वो मुतासिर होंगे। इस शेर में हाँ शायद ये कह रहे हैं कि अगर उन लोगों को पता लग गया कि सस्ते में खरीद कर हमने महंगे में ओलेक्स कर दिया है तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ये बॉटम लाइन ये है। तो उसने मुल्क को बदनामी से बचाया। अच्छा, एक वाकया मैंने सोशल मीडिया पढ़ा और उस कार की तस्वीर भी है। अयूब खान को जॉन एफ कैनेडी ने एक कीमती गाड़ी तोहफे में दी थी, डेमलर वो ले आए। उन्होंने क्या किया कि नीलामी करवाई उसकी और उसके पैसे सरकारी खजाने में जमा कराए। वो नीलामी में सिंध के एक जागीरदार साहब थे, उन्होंने वो गाड़ी खरीद ली और वो फिर उन्होंने सेव कर ली। दिस इज़ परफेक्ट। लेकिन मसला ये है कि या तो ये है कि आप वो लेके और वो उसको नीलाम करवा देते और उसके पैसे कहीं जमा करा देते। आपने इस बुनियाद पे कि अब तो 20% में मेरे हो गए हैं जाके उसको बेच दिया और इसकी सारी एक मॉरल और रियासत का जो इमेज बनेगा इंटरनेशनली, सारी डिबेट वो है और इलीगल मसला नहीं है। और ये डिबेट कि आपने सालों तक इसको कवर करने की कोशिश क्यों? या तो आप ये बड़ी अजीब बात है। आज जस्टिस गुल औरंगजेब ने ये कहा कि एक हद तक पैसे देकर तोहफे रख लेना कोई बात नहीं है। एक पॉलिसी बनाए कि वसूल होने वाला हर तोहफा सिर्फ खजाने में जमा होगा। तहाइफ सिर्फ मिलते ही नहीं हैं, तहाइफ आप देते भी हैं। तो अवाम के टैक्सों से बैरून मुल्क सरबराहान को जब आप तहाइफ देते हैं तो जाहिर है ये जो आते हैं तहाइफ वापस, उसे भी अवामी जगह पर रखना चाहिए। हो गया जो कि हो गया तो आप उसे टैक्स में शो कर दें, एफपीआर के नोटिस में आ जाए और आप बताएं जी मैंने तो बिल्कुल लीगल काम किया है। अगर तो फिर वो डिबेट इतनी ज़्यादा ना हो। अच्छा, हमारे साथ सहाफ़ी अबरार खालिद मौजूद हैं। ये वो साहब जो कई माह से, बल्कि मैं कहूँगा साल से ऊपर हो गया है, इस केस को परसू कर रहे हैं और जो इनको मुश्किलात पेश आई हैं, क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा ये नेशनल सीक्रेट था कि शायद हमारे जो है जौहरी मामलात इतने सीक्रेट नहीं हैं जितना ये सीक्रेट मामला होता है कि वज़ीर आज़म ने तोशे खाने में से क्या लिया और कहाँ बेचा। तो अबरार, आपके लिए आज की हियरिंग से कोई उम्मीद बंधी है, क्योंकि उन्होंने हिदायत जारी की है इंफॉर्मेशन कमीशन को कि आपको तफसीलात फराहम की जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक तो शुक्रगुजार हूं कि दूसरी बार मुझे आपके प्रोग्राम में मौका मिला है। तो आज मैं कहूँगा कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, क्योंकि 8 दिसंबर को लास्ट हियरिंग थी, उसके बाद डेट ही फिक्स नहीं हो रही थी इस मुकदमे की। तो आज की डेट फिक्स हुई थी और आज जो ऑर्डर हुआ है मैं उससे काफ़ी हद तक पुरुमीद हूँ और सेटिस्फाइड भी हूँ, क्योंकि जज साहब ने जो ऑर्डर दिया है साथ में जो ऑब्जर्वेशन दी है वो काफ़ी क्लियर है। और जहाँ तक ये बात हो रही थी थोड़ी सी, आज मैं एक कन्फ्यूजन भी दूर करना चाहता हूँ कि जो कहा जा रहा है कि ये इखलाकी है, ये करप्शन नहीं है या लीगल कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस नौयत का एक रेफरेंस नैब कोर्ट में पहले से ज़ेर समात है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ और फार्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के खिलाफ है। अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, वो नैब एक्ट में फाल हो गया, तो ये इसका मतलब है कि ये सिर्फ मॉरल इशू नहीं है, इसमें बहुत सारी प्रेमा फिसाई भी होती है। क्योंकि जो एक तो इन्फॉर्मेशन अभी लीक हुई है, कुछ नेट पर भी मौजूद है, एक वेबसाइट पर भी छपी है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक वो इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्रेटरी काबीना डबिया ने खुद लीक की थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट फिगर आ गए हैं और ये कहा जा रहा है कि 14 करोड़ के तोहफे थे, उनकी मार्केट वैल्यू थी और उसमें 3 करोड़ गालबन जो है ना 3.5 करोड़ इमरान खान ने पे किया। जी 2.5 करोड़। ये ऐसा नहीं है, ये जो वैल्यू है ये डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज तोशा खाना मोहम्मद आहद साहब की मुकर्रर करदा है उनके सवाबदीदी अख्तियारात के मुताबिक। मैंने जो RTI रिक्वेस्ट भेजी थी उसमें मैंने इन तहाइफ की डिटेल स्पेसिफिकेशन मांगी थी
ताकि पता चल सके कि उसका मॉडल क्या है गिफ्ट का, उसका मटेरियल क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। मैं आपको गुजारिश करूं कि मैंने कल ही रोलेक्स की वेबसाइट को चेक किया तो उसमें कोई रिस्ट वॉच के 400 मॉडल पड़े थे। सबसे सस्ती पाकिस्तानी रुपयों में 40,000 रुपए की है और सबसे महंगी मुझे 25 करोड़ रुपए की मिली। अब मुझे नहीं मालूम कि जो ये कैबिनेट डिवीजन का डॉक्यूमेंट है जो एक वेबसाइट के ऊपर शाये हुआ, उसमें जो जिस रिस्ट वॉच का जिक्र है रोलेक्स का, वो कौन सा मॉडल है। जब ये मॉडल मालूम होगा तो हम फिर कंपैरिजन कर सकेंगे कि डिप्टी सेक्रेटरी साहब जो प्राइस डिटरमिनेशन एक छोटा सा वक्फा लेना है, एक वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम बात करें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के तोशा खाना केस के बारे में सहाफ़ी अबरार खालिद से। अबरार, अपनी बात को आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैं ये कह रहा था कि ये मैसिव अंडर प्राइसिंग हुई है जो कि डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज तोशा खाना ने की है। नंबर एक तो ये एक्सपोज होगा, और दूसरा ये है कि जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था मेरी आरटीआई रिक्वेस्ट का, जो मैंने 23 नवंबर 2020 को भेजी थी, उसमें आखिरी क्वेश्चन ये था कि जो पेमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की है वो कौन से अकाउंट से हुई है, क्या उनके अपने अकाउंट से हुई है या किसी और के अकाउंट से हुई है। जब ये दो चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो ये नैब एक्ट की खिलाफ वर्जी बनती है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा ये महज इखलाकी मामला नहीं है। और लास्ट बात ये है मेरी कि मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तान के लोगों से सवाल है कि दुनिया का कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसने किसी सरबराह मुमलिकत से मिलने वाला तोहफे को बाज़ार में बेचा हो, मार्केट में बेच दिया हो। ये उस तोहफे की तौहीन की गई है, ये तोहफा प्रेजेंट करने वाले की तौहीन हुई है, और पाकिस्तान के फॉरेन इंटरेस्ट, फॉरेन रिलेशंस को डैमेज किया गया है। लिहाजा इस तरह से ये इखलाकी महज उस दायरे में नहीं आता है, बल्कि ये कानून की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है और नैब एक्ट के अंडर फॉल करता है। मेरी ये डिमांड है, क्योंकि मेरे वकला समझते हैं कि ये कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, ये डिमांड है, ये रिक्वेस्ट है कि नैब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। बल्कि 3-4 दिन पहले चेयरमैन नैब ने इसका प्रॉमिस भी किया था। हमारे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद में, बड़े अच्छे साफ़ी हैं, वकास अजीम, उन्होंने क्वेश्चन किया था जिस पर चेयरमैन नैब ने ये प्रॉमिस किया था कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लिहाजा ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर इतना सादा मामला है, अगर ये इखलाकी मामला था, तो मुझे 18 महीने हो गए हैं। बिल्कुल अबरार, मैं यही चाह रहा था, क्योंकि आप एग्जाम्पल है एक क्लासिकल सहाफ़ी की जिसने हर कानूनी तरीका इख्तियार किया कि किसी तरीके से वज़ीर आज़म के तोशा खाने की मालूमात जो हैं आपको ऑफिशियल तरीके से मिल जाएं। और साबका हुकूमत बड़े दावे करती थी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ला रहे हैं, विसल ब्लोअर को हम कहेंगे कि अगर कोई ऐसी बात हुई है तो वो करें। तो हम एक दफ़ा फिर आपकी कहानी सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपको हरासा भी किया गया स्पेशल ब्रांच की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से। आपने आरटीआई फाइल की, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद कुछ कहानी तो मैं आपके प्रोग्राम में पहले ही बता चुका हूं। जब मैंने आरटीआई फाइल की तो राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के सेक्शन 14 के तहत हर डिपार्टमेंट पाबंद है कि 10 दिन के अंदर मतलूबा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपने फैसले से आगाह करे। लेकिन मुझे 35 दिन के बाद उन्होंने जवाब भेजा कि ये इंफॉर्मेशन क्लासीफाइड है, लिहाजा हम आपको नहीं दे सकते। मैंने कहा कि जब ना ही देनी थी तो पहले दिन कह देते। फिर मैंने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील फाइल की और 27 जनवरी 2021 को मेरे हक में फैसला आया कि ये तमाम इंफॉर्मेशन 7 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दी जाए। लेकिन उसके बावजूद कैबिनेट डिवीजन ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। इस दौरान मैंने 3 अमल दरामद की दरखास्तें दी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में, उन्होंने डायरेक्टिव जारी किए, लेकिन किसी एक डायरेक्टिव पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर मैंने 24 फरवरी को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में सेक्शन 19 के तहत जमा करवाई, जिसके ऊपर शोकाज नोटिस जारी हुआ था। डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन जो इंचार्ज तोशा खाना भी हैं, उनके नाम के ऊपर 8 जुलाई के लिए, जो कि मैं आप शायद जानते होंगे कि मैं पहले ही बताया था कि जब वो 8 जुलाई को आए तो उन्होंने चीटिंग की, बल्कि डिसीव किया कमीशन को, मुझसे पहले पहुंच गए और एक बंद लिफाफा कमिश्नर को दिया, इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, कि ये इसमें मतलूबा इंफॉर्मेशन है, मुझे जाना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग है, लिहाजा मुझे छुट्टी दे दी जाए। लेकिन जब मैं पहुंचा तो उस एनवेलप को खोला गया तो उसमें रद्दी कागज़ थे, उसमें कुछ भी नहीं था।
मैंने एक और एप्लीकेशन दी कि धोखाधड़ी और गलत इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पर इनके खिलाफ मुकदमा किया जाए, इनको सजा दी जाए। अभी इसका फैसला होने वाला था, इसको जांचा परखा जा रहा था इंफॉर्मेशन कमीशन में कि 15 सितंबर 2021 को कैबिनेट डिवीजन अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए रिट पिटीशन दायर करके पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का 27 जनवरी का फैसला चैलेंज किया, जिसके ऊपर यह हुआ कि मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मेरे घर पर खवातीन आई थी जिन्होंने आकर मेरे घर की तलाशी ली थी, डेंगी सर्वे के बहाने तस्वीर भी ली थी, मेरी वालदा को हिरास भी किया था। और उसके हालांकि वो सारा डेंगी सर्वे कुछ भी नहीं था, वो फेक था। AFP की स्टोरी छपी थी कि ये डेंगी सर्वे नहीं हुआ, सिर्फ वहाँ पर ही आई थी। और उसके बाद मेरे ऊपर फिजिकल असॉल्ट भी करने की कोशिश की थी। मुझे मेरे पर एक बंदा ने हमला किया था जो कि PTI का वर्कर था, ट्राइबल एरिया से ताल्लुक़ रखता था। लोगों ने मुझे बचाया, मेरी सर्विलेंस होती रही। और मेरी इस दौरान मैं आपको आज बताऊं कि मेरी जॉब चली गई थी। गवर्नमेंट ने मेरी जॉब, एक अखबार था है रोज़नामा जहान पाकिस्तान, मैं वहाँ पर सीनियर रिपोर्टर इकॉनमी एंड कॉमर्स काम करता था, वो मेरी जॉब ख़त्म करवा दी गई थ्रेट करके। फिर मैंने जहाँ पर भी अप्लाई किया मुझे कहीं पर किसी अखबार या TV चैनल में जॉब नहीं दी गई, क्योंकि वो कहते थे कि अगर हमने आपको रख लिया, आपको अपॉइंट कर लिया तो हमारे इश्तिहार बंद हो जाएंगे या हमारा इदारा बंद हो जाएगा। मुझे ये सूरत बर्दाश्त करनी पड़ी। और मज़े की बात मैं आपको मुबशर जैदी साहब और ख़ासतौर पर वसल अता खान साहब, जिनकी मैं बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ, कि इस मुकदमे की फाइल पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से चोरी हो गई। वाह। और वो फाइल नहीं मिल सकी। फिर इंफॉर्मेशन कमीशन के तीनों कमिश्नर बैठे और उन्होंने फैसला किया कि विद द कोऑपरेशन ऑफ अपीलेंट नई फाइल रिकंस्ट्रक्ट की जाए। उन्होंने मेरे पास मौजूद फाइल की फोटो कापियाँ ली और उनको जांच परख करने के बाद बाकायदा डिसीजन के साथ फाइल रिकंस्ट्रक्ट की गई। ये तक हुआ। इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज यही अबरार इस्लामाबाद हाई कहानी इस वक्फे के बाद सुनते हैं। इंफॉर्मेशन की इतनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कमीशन की कहानी के बाद फोटो कॉपी से ओरिजिनल दोबारा पैदा की गई। मैं तो रद्दी पेपर से आज ही निकला। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ सहाफ़ी अबरार खालिद मौजूद हैं जो अपनी उस स्ट्रगल के बारे में बता रहे हैं जो उन्हें कानूनी तरीके से तोशा खाना के जो मालूमात है वो हासिल करने के लिए की। आपने बताया पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का और बात पहुंची इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, उस बारे में वहां से शुरू करते हैं। जी मैं बिल्कुल सर बता रहा था कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन से फाइल चोरी होने के बाद एक और वाक़या भी हुआ कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं जाहिद अब्दुल्ला, उनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक एप्लीकेशन जमा करवाई गई कि ये तोशा खाना के केसेस, उससे रेलिवेंट केसेस प्रायोरिटी बेसिस पर सुन रहे हैं, ताकि उनकी कंप्लेंट सेनेट की कमेटी में भिजवा कर उनको टर्मिनेट किया जा सके। इसके अलावा सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन अहमद नवाज सुखेरा ने उनको धमकी भी दी थी और ये बात मेरे सामने हुई थी कि उन्होंने कहा कि बबांगे दोल कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट से बड़ा बदमाश कोई नहीं होता और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं लेने दूंगा। तो उसके बाद एक और वाक़या हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब 13 अक्टूबर को पहली समाअत हुई थी तो जस्टिस मियां गुलहसन औरंगज़ेब ने एक रिमार्क्स दिए थे कि ये तमाम तहफ़ वापस लेकर म्यूज़ियम बनाया जाए और म्यूज़ियम में रखे जाएं, डिस्प्ले किए जाएं। तो उसके बाद 6 दिन बाद KP गवर्नमेंट के डायरेक्टोरेट ऑफ हेरिटेज एंड म्यूज़ियम्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और डिप्टी कमिश्नर स्वात को डायरेक्टिव दिया था, ऑर्डर किया था कि सेक्शन 4 लगाकर इन जज साहब का घर एक्वायर कर लिया जाए। जिसके ऊपर ये हुआ कि 8 दिसंबर को लास्ट हेयरिंग हुई थी। उसके बाद हमारा ये मुकदमा गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया था। ये सारी चीज़ें जज तक को थ्रेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जज बहुत मुअज़्ज़ज़ फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जज साहब, और उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ये फैसला दे दिया है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये जो कानून है राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 और इसके तहत पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया है, ये कानून भी मौजूद है, ये
एक स्टेचुरी बॉडी खुद मुख्तार इदारे के तौर पर कमीशन भी मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट बताते हैं कि जब आप किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें, जो कि कानून कहता है आपका हक है, मेरा हक है, हर पाकिस्तानी का हक है, प्रैक्टिकली वो इंफॉर्मेशन उस वक्त तक आप नहीं ले सकते, ये प्रूव हो गया है, जब तक कि वो शख्स वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा है, ओहदे पर मौजूद है। जैसे ही वो साबिक होता है तो इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है। इससे तो लगता है कि ये कानून एक्चुअली गैर फाल है। कानून है अगर तो किसी की इंफॉर्मेशन उस वक्त मिलनी चाहिए जब वो पोजीशन को होल्ड कर रहा है, और जब एब्यूज कर रहा हो वो सारे प्रोसेस को। जी सर। जी तो अबरार अब आपको जी फरमाइए। जी आप सर। नहीं आप पूछ रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपको उम्मीद जागी है कि ये सारा प्रोसेस जो है तो अदालत एक नज़ीर कायम करेगी कि आइंदा ये अब्यूज ना हो। देखिए जैदी साहब, मुझे उम्मीद है लेकिन यकीन अभी भी नहीं है, बल्कि आज ही नेशनल प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस था, नई जो फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनसे मैंने बात की थी, उनसे क्वेश्चन किया था मीट दी प्रेस में इस हवाले से कि मैंने उन्हें कहा कि जब तक ये वफाकी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन मौजूद हैं अहमद नवाज सुखेरा साहब, मुझे नहीं उम्मीद कि ये मुझे इंफॉर्मेशन देंगे। अच्छा ये बताइए, आपने ट्रांसफर करना पड़ेगा, जी। आपने जो है शुरू या तो इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा या वजीर आजम इनको इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे तो तब इंफॉर्मेशन मिलेगी। जाहिर है जो नया उन्होंने यकीन दिलाया मुझे। हाँ, नया वजीर आजम जो है वो उसने क्या कसूर किया, वो उसे क्यों ना तोहफे मिले। आपने शुरू में गुफ्तगू में कहा था कि 3 केसेस आपने कोर्ट किए थे, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ पे तोशा खाना केस। तो उसका क्या फैसले हो गए? क्या नहीं, फैसला नहीं हुआ, अभी चल रहा है वो। उसका सर स्टेटस ये है कि वो अभी ज़ेरे समात है नैब कोर्ट रावलपिंडी में, और मैं आपको ये गुजारिश कर दूं कि जो मियां नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी जो जब्त हुई और सेल आउट हुई वो उसी रेफरेंस में एब्सकॉन्डर करार दिए जाने पर हुई है। तो इसका मतलब यह है कि ये कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। जब किसी की प्रॉपर्टी जो सेल की जा रही हो एब्सकॉन्डर करार देकर, तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है, इसको महज इखलाकी उस तक हम नहीं रख सकते। और दूसरा ये है कि जो लिस्ट अभी इंटरनेट पर घूम रही है इसमें बहुत सारे तोहफे मिसिंग हैं। मेरे सोर्सेज के मुताबिक 2 हमारे दोस्त मुल्कों ने महंगी गाड़ियां भी दी थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तोहफे में। इसके अलावा एक गोल्ड प्लेटेड क्लाशनकोफ के बारे में भी कहा जा रहा है, जिसकी मैं मेरे सोर्स तस्दीक नहीं करते लेकिन गाड़ियों की तस्दीक करते हैं मेरे सोर्स। वो तो मलेशिया से तो एक गाड़ी आई थी। इसके अलावा भी कई ताइफ हैं जो मिसिंग हैं। जी ठीक है, क्लाशनकोफ की तो तस्वीर भी है। जी जी बड़ी खूबसूरत, बड़ी सद्दाम हुसैन किस्म की जी तस्वीर है सर, बिल्कुल ये बात की जा रही है, लेकिन मैं अपने सोर्सेज की बात कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जब इनकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू आएगी तो ये करोड़ों के नहीं हैं, ये अरबों रुपए के तोहफे हैं, जो कि इंतहाई मिनिमम प्राइस पर 20% पर भी नहीं, शायद 1% पर या 0.5% की प्राइस पर रिटेन किए गए हैं। और ये खरीदे नहीं जाते सर, ये रिटेन किए जाते हैं। ठीक है, रिटेन करने में और परचेज करने में बहुत फर्क है। शो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। देखो अगर इसकी मादी कीमत तो करोड़ों में है, लेकिन इसका जो अखलाकी नुकसान है वो उसका वो अनमोल। और जो बैनुल रियासती ताल्लुकात जो आप जिससे कहते मुतासिर होंगे, वो इस बात से कि मतलब ये हिलाने से भी मुतासिर हुए हैं, वो एक अलग बात है। मुझे तो देखें, अब ये जो बातें कर रहे हैं, जाहिर है कि हम में से किसी ने इसकी तस्दीक नहीं की है, जो कि अरबों की हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन जितना हर स्टेज पर इसको रोकने और दबाने की कोशिश की गई है ना, उससे तो फिर बहुत शक होता है। ठीक है, इससे पहले के प्रोग्राम कट जाए, जी कट ही गया, हम कट लेते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।